आचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस बार जो रिसर्च की बात होगी वो होगी यज्ञ चिकित्सा के बारे में, धूपन के बारे में। और ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे क्लासिकल तरीके थे काम करने के, रहने के, जीने के, जो हमारी जीवन पद्धति थी, उसका साइंटिफिक वैलिडेशन क्या है। तो उस संदर्भ में पिछले आई थिंक 8 या 10 बार से हम लोग डिस्कस किए हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में, अलग अलग तरीकों से जब हम उनको साइंटिफिकली वैलिडेट करते हैं। आज थोड़ा सा अलग है, आज थोड़ा सा हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। हमारे आसपास जो भी जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो हमारे ऋषियों ने सालों पहले बताई हुई हैं। और इस दौरान ये थोड़ा सा सेशन इंटरेक्टिव रहेगा। भाई राकेश जी साथ में हैं और उनका मार्गदर्शन भी बीच बीच में हमें मिलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को आसान तरीके से समझ पाएं। एयर स्टरलाइजेशन क्या होता है? एयर स्टरलाइजेशन मतलब आजकल हर कोई वर्ड सैनिटाइजेशन को समझता है। ये कोविड की मेहरबानी है कि दो चीज़ अच्छे से समझ में आई हैं, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क। तो जो सैनिटाइजेशन की बात है वो अगर हम वही काम हवा में करें, हवा को सैनिटाइज करें, हवा को स्टरलाइज करें, उसके अंदर कोई कीटाणु ना बचे, कोई जीवाणु ना बचे, कोई विषाणु ना बचे, तो वो हवा स्टरलाइज हो जाती है। जैसा कि जनरली ऑपरेशन थिएटर्स में किया जाता है, जहाँ पेशेंट्स के ऊपर सर्जरी होती है, तो उस हवा को जिसमें पेशेंट्स होंगे उनको स्टरलाइज किया जाता है। हमारी लेबोरेटरी जहाँ पे हम काम करते हैं, सब लेबोरेटरीज में हम हफ्ते में 4 बार स्टरलाइज करते हैं ओवरनाइट, मतलब रात भर वहाँ पे ये वाले काम होते रहते हैं। तो ऐसा स्टरलाइजेशन अगर होगा तो फिर बीमारियां भी कम फैलेंगी, ऐसा माना जाता है। पर घरों में ऐसे कैसा करें? घरों में वो काम करने के लिए एक सबसे अच्छी और सबसे सुगम, सबसे आसान जो तरीका है वो यज्ञ है, वो धूपन है। वो जो आप देख रहे हैं सामने आपके जो अग्नि प्रज्वलित है, उसमें जो हम सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, वो सामग्रियां वास्तव में विषाणुओं को, जीवाणुओं को मारती हैं। और वही डेटा मैं आपको आज दिखाने का प्रयास करूंगा। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी एंशिएंट साइंस है डिसइंफेक्शन की, उनको हम मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से वैलिडेट कैसे करें। और आज की जो केस स्टडी है वो एक विषग्न धूप के बारे में है, जो हमारी एक क्लासिकल सामग्री है जो बहुत पहले सुश्रुत महर्षि जी ने जिसका फॉर्मुलेशन बताया था। तो जैसे मैं अभी शुरू में बता रहा था कि हम हर तरफ से कीटाणुओं से घिरे हुए हैं और हमारा जो एक्सपोजर है उनका ये डिपेंड करता है कि हम किस हवा में रह रहे हैं। जहां हम रह रहे हैं वहाँ ऊपर एसी के वेंट्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, खेलने के तरीके हैं, हर तरफ लगभग ये समझिए लास्ट टाइम भी हम ये बात किए थे कि हमारे हाथों पे अगर आप देखें तो लगभग 3600 अलग अलग कीटाणु पाए जाते हैं, जिनको आप धो के साफ भी करते हैं पर वो अपने आप दोबारा ग्रो भी करते हैं। तो ऐसे जो एक्सपोजर्स हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करें? अगर हम हवन की बात करें, क्लासिकली हिस्टोरिकली क्या दिखाया हुआ है कि सुश्रुत जी के डॉक्यूमेंटेशन लगभग 3000 साल पुराने हैं, 2800 साल के लगभग उनका पुराना डॉक्यूमेंटेशन है। उन्होंने ये बताया था कि अगर सरसों के धुएं का इस्तेमाल किया जाए और जहाँ भी रोगियों का उपचार होता है तो उस जगह इन्फेक्शंस कम होते हैं। उसका नाम एंटीसेप्सिस दिया गया और वो ऐसा ही है जैसा कि आजकल हम ऑपरेशन थिएटर्स में करते हैं। तो ये इतनी साल पुरानी पद्धति जो लिखी हुई है हमारे शास्त्रों में वो यही बता रहे थे। और प्राचीन काल से अलग अलग जड़ी बूटियों को जलाने का काम किया जा रहा है, जिससे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से रोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, मुक्त किया जा सकता है। जब हम अग्नि में कोई भी जड़ी बूटियों को जलाते हैं या उनको धुएं में कन्वर्ट करते हैं तो वो सब अपने बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हम औषधियाँ खा रहे हैं वो तो मुंह के थ्रू जा रही हैं, पर जो अग्नि है, जो उनके जो धुएं हैं औषधियों के, वो हमारे नाक से फेफड़ों तक या फिर हमारे स्किन के छेद से शरीर के अंदर तक जाते हैं और वो भी एक ट्रीटमेंट का रूट हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन रूट हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की या फंगस की किस तरीके से ये धूप, ये धुआं उनको कंट्रोल कर सकता है, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके का काम हो जाता है, जहां माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स पिक्चर में आते हैं।
तो पिछले कई बार से हमने बात किया था, जहां हम बात कर रहे थे ह्यूमन सेल लाइंस की, कि कैसे ह्यूमन सेल्स काम करते हैं और फिर कैसे कैसे हम डिजीज मॉडल्स को एनिमल्स में बनाते हैं। तो एनिमल मॉडल्स एंड सेल लाइन मॉडल के बारे में बात किए थे। इस बार जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के ऊपर, कि छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे सरफेस पर होते हैं वो कैसे काम करते हैं और उनको मारा कैसे जा सकता है, और वो सब साइंस माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। धूपन चिकित्सा के बारे में क्लासिकली वेरी वेल डिफाइंड है और काफ़ी उसके बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उनमें से एक धूप जो महर्षि सुश्रुत द्वारा डिफाइंड है, जिसका नाम है विषग्न धूप, उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। इस संदर्भ में पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी की टीम ने मिलकर बहुत सारा इसमें काम किया और उनके साथ मिलकर हमारी माइक्रोबायोलॉजी की टीम आई। स्वामी विप्रदेव जी जो यहाँ उपस्थित हैं, कोने में उधर बैठे हुए हैं, मंच पे आ जाइए स्वामी जी, आप भी आ जाइए। तो इनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो साइंटिस्ट के साथ मिलके काम करना और हर चीज़ को कंट्रोल करना, हर चीज़ को फॉलो अप कर पाना कि हमें कितना सामान, कौन सी सामग्री कब चाहिए, और जो भी हमारे अनुसंधान को रॉ मटेरियल्स हैं उन सब की समय पर उपलब्धता कराना भी स्वामी जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है उस संदर्भ में। और हमने भी काम जो हम कर पाए वो स्वामी जी के ही सहयोग से कर पाए थे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विषग्न धूप का जो हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और जब स्वामी जी हमारे पास वो सब सैंपल्स लेके आए थे, तो पहला क्वेरी ये था कि जो हमारे पास ये धूप है, जो हम धूप बनाएंगे इन अग्नि के ऊपर डाल के, उसके अंदर ऐसे कैसे कंपाउंड होंगे, केमिकली वो धूप क्या होगी जिसके कुछ मेडिसिनल बेनिफिट हों। तो उसके लिए हमारी टीम ने केमिस्ट्री का हेल्प लिया और हम लोगों ने फिर एक GCMS टेक्नोलॉजी होती है उससे पता करने का प्रयास किया कि इसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स क्या हैं। और हम थोड़े से अचंभित भी हुए क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड हमने पाए जो हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। कुछ के स्ट्रक्चर आपको शायद हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। और जब हमने उनको देखना शुरू किया तो जो एक अच्छी टीम है हमारे पास जो काम करती है नैनो बायोलॉजी में, जिसको हम नैनो आयुर्वेदिक साइंस कहते हैं, उनका एक प्रयास था कि हो सकता है कि जो पार्टिकल यहाँ से निकलते हैं, जो हम धूम इकट्ठा कर रहे हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल हैं क्या वो इतने छोटे हैं जो हमें नैनो पार्टिकल के तौर पे नापा जा सके। तो फिर हमने वो पार्टिकल इकट्ठे किए और उनके ऊपर काफ़ी लंबे अनुसंधान किए। इस काम में 4-5 महीने लगे रहे। स्वामी जी का भी इसमें सहयोग रहा कि हमने उन पार्टिकल को टेस्ट किया और पाया कि उन पार्टिकल का साइज नैनो स्केल में ही था। तो ये एक अच्छी डिस्कवरी थी कि हम ये देख पाए कि ये जो धूम्र के पार्टिकल हैं ये नैनो पार्टिकल की तरह हैं। और जहाँ नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जो आजकल बात होती है नैनो रिसर्च की, वो जो ये बताती है कि पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा वो उतना दूर तक जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे लंग्स की, हम बात करेंगे स्किन की, इनका पेनिट्रेशन उतना सा अच्छा रहता है। तो नैनो साइज के पार्टिकल देखिए, और आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, जो बीच में एक 8 जैसी स्ट्रक्चर है, वो एक सिंगल पार्टिकल है जो इन धुएं से ही हमें प्राप्त हुआ और उसका साइज लगभग 400 से लेके 600 नैनोमीटर था। तो इनको हमने नैनो स्केल पार्टिकल कहा। और ये पार्टिकल वास्तव में अलग अलग बैक्टीरिया को, अलग अलग फंगस को डोज डिपेंडेंट तरीके से मारने का काम करते हैं। सो फिर अब उसके बाद को आता है क्वेरी कि हम इसको बैक्टीरिया के ऊपर टेस्ट कैसे करेंगे। धुआं तो यहाँ पे जल रहा है, बैक्टीरिया अपने प्लेट्स में होते हैं। तो उसके लिए स्वामी जी के सहयोग से एक नई डिवाइस बनाई, एक नया यंत्र बनाया, जिसमें हमने देखा कि हम क्या उन धुओं को इकट्ठा कर सकते हैं। और उन धुएं को इकट्ठा करने के बाद एक स्पेसिफिक बॉक्स में डाला गया, जिस बॉक्स के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे अलग अलग प्लेट्स में। तो जो हमारी माइक्रोबायोलॉजिकल लैब का एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया को प्लेट्स में ग्रो करते हैं, छोटी इतनी बड़ी प्लेट होती है जहाँ हमारे पास अलग अलग टाइप के लगभग 150-200 बैक्टीरिया हैं जो हमारे हाथों में पाए जाते हैं, हमारे स्किन पे पाए जाते हैं, लंग्स के अंदर होते हैं, यूरोपैथोजेंस होते हैं और किडनी के भी होते हैं। तो काफ़ी अलग अलग टाइप के उन बैक्टीरिया का हमारे पास कलेक्शन है। उन सब को हमने अलग अलग प्लेट्स में ग्रो किया और उन प्लेट्स को एक बॉक्स के अंदर रखा और उस बॉक्स के अंदर इस धूम्र को प्रवाहित किया। और फिर देखा कि कितने टाइम के बाद से वो सब बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी जो उन्होंने अपने छोटे छोटे घर बना लिए थे, वो कितने बरकरार रहे। और वो कॉलोनी बाद में काउंट की गई और उसके
उसके आधार पे हमारा पहला डेटा आना शुरू हुआ, जिसमें हमने देखा कि बैक्टीरिया की अलग अलग कॉलोनी डोज डिपेंडेंट तरीके से बिल्कुल समाप्त हो गई थी। और अगर जो स्क्रीन अगर आपके पास अगली आ जाएगी, वहाँ ये दिखा रही है हमने एक्चुअली 12 अलग अलग बैक्टीरिया का डेटा अभी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, जहाँ हमने उन प्लेट्स के फोटो लगाए हुए हैं आपको आसानी से समझने के लिए कि जब हमने बैक्टीरिया को ऐसे ही ग्रो होने दिया तो उसमें कितने कॉलोनीज थे, छोटे छोटे वाइट वाइट डॉट एक एक कॉलोनी को दिखाते हैं। और जब हमने उनको ट्रीट किया विषाक्त धूप के धूम्र से तो उनका नंबर कम हो गया, उनके साइज छोटे हो गए और कुछ कुछ केस में वो पूर्णतः समाप्त हो गए थे। और ऐसे वाले सरफेस पैथोजन थे जो हमारे हाथ पे पाए जाते हैं, लंग पैथोजन्स थे जो हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, इवन गैस्ट्रिक पैथोजन्स थे, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे आंतों में पाए जाते हैं जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं, यूरोपैथोजन्स थे जो यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। और तो और हमने एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की एक स्पीशीज होती है जिससे टीबी फैलता है, उसके पास भी काम किया और देखा उसकी भी कॉलोनी का साइज और कॉलोनी का नंबर दोनों विषाक्त धूप ने कम किया था। इसके साथ साथ हमने एक फंगस पे भी काम किया, कैंडिडा एल्बिकेंस जिसका नाम है, जिससे कैंडियासिस एक कॉमन स्किन बीमारी होती है, वो भी जब देखा तो पाया कि उसका कंसंट्रेशन भी विषाक्त धूप ने कम किया था। तो इन सब डेटा का क्वांटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है और हम इन डेटा को 5 बार रिपीट करते हैं, तो उन 5 का एवरेज निकाल के ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और वो सब इंफॉर्मेशन हमारे इन स्लाइड्स में है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया, कई बार हम अपने रामायण में महाभारत में पढ़ते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी आए भगवान राम को मांगने के लिए राजा दशरथ के पास कि हम यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ में राक्षस लोग विघ्न डाल रहे हैं, उस विघ्नों से मुक्ति के लिए हमें भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जाना है। तो उस समय पर्यावरण तो खराब नहीं होता था, तो क्या केवल पर्यावरण के लिए हवन होता है या इसके कुछ और आपने जैसा बैक्टीरिया और दूसरे लाभ बताए, जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हवन के जो ना दिखने वाले लाभ हैं वो भी बहुत हैं। आप में से जैसे बहुत से लोगों ने योग दर्शन पढ़ी है, पूरी योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहीं भी योग से स्वास्थ्य मिलता है इसकी बात नहीं करते। आप में से जिसने पढ़ी है उन्होंने देखा है योग से स्वास्थ्य मिलता है, योग इसका बाय प्रोडक्ट है एक तरीके से कि ये तो मिलेगा, ये तो सहज मिलेगा। ऐसे ही जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसा मानना है एक बड़े वर्ग का और हमारा भी ऐसा मानना है कि यज्ञ करने से एयर स्टेराइज होगी, यज्ञ करने से बैक्टीरिया खत्म होंगे, यज्ञ करने से विषाणु खत्म होंगे, यज्ञ करने से नैनो मेडिसिन का काम होगा, ये तो होना ही होने वाला है। इसके साथ साथ इस यज्ञ के, जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस यज्ञ के कुछ ऐसे लाभ भी हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ऐसे भी विशेष लाभ यज्ञ से होते हैं। यज्ञ हमारा ऐसा सुपर साइंस है। डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि जैसे जो डॉक्टर साहब की रिसर्च है, जो पतंजलि ने रिसर्च की है, यदि उस रिसर्च को हम दुनिया के 200 देशों में पहुंचा दें तो पूरी दुनिया चाहे हमारे रामायण महाभारत को नहीं माने, लेकिन यज्ञ से हमने यदि ये प्रूव करके दिखा दिया कि यज्ञ से बैक्टीरिया मरते हैं, यज्ञ से जीवाणु और वायरस मरते हैं, तो पूरी दुनिया यज्ञ करने वाली है। तो डॉक्टर साहब की ये जो रिसर्च है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप और हम सब चाहते हैं ना कि पूरी दुनिया सनातन के वैदिक सिद्धांतों को मानने वाली बने। अब अरब के लोग रामायण को, महाभारत को, गीता को नहीं मानेंगे, हो सकता है कुछ लोग सहमत नहीं हो, लेकिन हम बात करें कि अरब के लोगों को हम कहें कि आप योग कर लीजिए, योग से आप ठीक हो जाएंगे, तो जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने सिखाया, तो योग आज अरब भी कर रहा है, दुनिया के 200 देश कर रहे हैं। और योग करते करते वो जब पन्ने पलटेंगे तो उनको पता लगेगा कि ये योग दर्शन कहां से आया है। 5000 साल पहले ऐसे कौन ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने योग दर्शन जैसा साइकोलॉजिकल ग्रंथ लिखा है। तो डॉक्टर साहब की ये जो रिसर्च है ये पूरी दुनिया में हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी वैदिक संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने के लिए बहुत बड़ा कदम है और ये पतंजलि ने करके दिखाया है। देखो, हम ये नारे लगा सकते हैं कि हम पूरी दुनिया को आर्य बनाएंगे, हम पूरी दुनिया को हिंदू बनाएंगे, लेकिन वो बनेगी कैसे, वो सनातन के सिद्धांतों पर चलने वाली कैसे होगी? वो रास्ता यदि कहीं निकलता है तो वो योग और यज्ञ से निकलता है, जिसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में हमारी पूरी साइंटिस्ट की टीम लगी हुई है और डॉक्टर अनुराग जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आगे आपको और बताएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है। अगर हमने, जैसे हमारे यहां एक जौनपुर जिला है उत्तर प्रदेश का,
तो उस जौनपुर जिले में हमारे एक एमबीबीएस एमएस डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन करते हैं, रोज 10-12 सर्जरी करते हैं, पेट के दूसरे कई ऑपरेशन करते हैं। उनके घर में पूज्य स्वामी जी महाराज का रुकना हुआ, तो उन्होंने अपना हॉस्पिटल दिखाया। जब उन्होंने अपना हॉस्पिटल दिखाया तो अपना ऑपरेशन थिएटर दिखाया। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर महाराज जी, हमने ऑपरेशन थिएटर में एक ऐसी मशीन लगाई है जो एयर को स्टरलाइज करती है। तो मैंने उन डॉक्टर साहब से पूछा कि ये एयर को स्टरलाइज करने का क्या मतलब है। तो उसने कहा कि जब हम शरीर में ऑपरेशन करते हैं, किसी घाव को खोलते हैं, तो जब घाव को खोलते हैं तो बाहर की कोई भी चीज लगती है। अभी आप कोरोना काल में आप सबने को पता है कि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लाखों बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु होते हैं। हाथों में बैक्टीरिया और विषाणु होते हैं जो साबुन के धोते से उनके बाहर का मेम्ब्रान फटता है और वो मर जाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि जब हम किसी के शरीर का ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के अंदर वाले हिस्से में इंफेक्शन का खतरा रहता है। आपने देखा होगा कोई भी डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो हरा हरा लबादा पहनता है जो स्टरलाइज होता है, दस्ताने पहनता है, सिर के ऊपर कैप डालता है ताकि बालों से कोई संक्रमण ना चला जाए, मुंह के ऊपर भी मास्क पहनता है ताकि मुंह के किसी कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ना चला जाए, क्योंकि खुला रक्त रहता है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो लोगों के घाव सड़ जाते थे क्योंकि डॉक्टरों को भी, चिकित्सा वैज्ञानिकों को भी नहीं पता था कि ये जीवाणु और विषाणु और बैक्टीरिया कहां से पनपते हैं। फिर उन्होंने सफाई रखना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने दस्ताने पहनने शुरू किया। फिर कहते हैं कि फिर हमने ऑपरेशन थिएटर ऐसे बनाए कि जो जीवाणु विषाणु हैं वो कोनों में छुप जाते हैं। जैसे कहीं कॉर्नर है तो वहां पर जीवाणु और विषाणु छुप जाते हैं और वो आप पोछा लगाएंगे या कोई फिनाइल से आपने पोछा लगाया उससे भी वो वॉश आउट नहीं होते। तो ऑपरेशन थिएटर जो अच्छा होता है, वो आप में से कुछ डॉक्टर होंगे वो उसी को माना जाता है। उसमें कोई कॉर्नर नहीं होता, कोने भी राउंड होते हैं ताकि सफाई उसकी अच्छी से हो सके, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस की कॉलोनीज पनप नहीं सके। तो उन डॉक्टर साहब ने बताया कि यह मशीन ऐसी है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ये 2 चैम्बर बने हुए हैं, पूरी हवा को, आईसीयू की हवा को ये अपने अंदर से निकालती है और छोटे से छोटे आंखों से नहीं दिखने वाले बैक्टीरिया को भी ये अरेस्ट कर लेती है, एयर को पूरी तरह से प्योरीफाई कर देती है। क्योंकि हम हाथ में तो दस्ताने पहन लेंगे, हम जिस चाकू से काटेंगे उसको स्टरलाइज कर लेंगे, लेकिन हवा के बैक्टीरिया तो उस घाव में जा सकते हैं, वो ना जाए इसके लिए उन्होंने एक वैक्यूम टाइप की ऐसी मशीन लगाते हैं जिसमें एयर स्टरलाइज करते हैं। अब वो मशीन लगाना, वो आईसीयू बनाना, वो केवल ऑपरेशन थिएटर में तो संभव है, लेकिन हम घर को नहीं बना सकते। ये यज्ञ ऐसा सुपर साइंस है हमारे ऋषियों का। आपने अगर घर के अंदर हवन कर लिया, आपने अपने केवल घर के कमरे को स्टरलाइज नहीं किया, आपके पूरे मोहल्ले को स्टरलाइज कर दिया। ऐसा सुपर साइंस ये यज्ञ है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताने वाले हैं। आपको केवल खुद नहीं सुनना, इसको इतना नोट करना है कि आप कम से कम 100 व्यक्तियों को प्रेरित करें कि वो अमावस्या और पूर्णवासी को हवन जरूर करें। और हवन करेंगे तो उनको कोई आध्यात्मिक लाभ, उनको अदृष्ट का लाभ हो ना हो, उनको 100% उसके घर से बैक्टीरिया और जो वायरस की कॉलोनीज हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। और केवल उसके घर से नहीं होंगी, यज्ञ का धुआं नैनो हो जाता है। देखिए, जब धूल में भारी कण होते हैं तो वो तुरंत बैठ जाते हैं, हल्के कण होते हैं वो थोड़ी देर तैरते रहते हैं। ये जो नैनो कण है, ये नैनो कितना होता है आप समझिए कि 1 मीटर के 1000 हिस्से करें तो 1 मिलीमीटर बनता है, 1 मिलीमीटर के फिर 1000 हिस्से करें तो 1 माइक्रोन बनता है। उस 1 माइक्रोन के भी डॉक्टर साहब 1000 हिस्से करने पड़ेंगे माइक्रोन के। बिल्कुल, तभी मेरा विषय कम है थोड़ा सा, क्योंकि हम जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं माइक्रोन तक पढ़ते हैं। 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन की फिटिंग करते हैं जब कोई इंजन की या किसी साफ्ट की फिटिंग होती है। तो 1 माइक्रोन जो आंखों से नहीं दिखता, आपका जो बाल है ये 75 माइक्रोन का है। इस बाल का एक हिस्सा और उसके भी 1000 हिस्से आपने कर दिए तो उसको एक नैनो बोलते हैं। ये यज्ञ वो नैनो टेक्नोलॉजी है। आपने यज्ञ यहां किया, उसकी जो मेडिसिन बनी वो मेडिसिन यहां से 2 किलोमीटर दूर व्यक्ति के सांस में जाकर वहां के बैक्टीरिया को भी मारने का काम करती है। तो ऐसे सुपर साइंस के बारे में डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं। थैंक यू भाई जी, आपने बहुत अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से इस बात को बता दिया, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये जो पॉइंट्स थे वो शायद मेरे से थोड़े से मिस भी हुए थे, पर जो आप बता रहे थे इक्विपमेंट के बारे में, जो आपने डॉक्टर साहब के ऑपरेशन थिएटर में देखा था, उसको फ्यूमिगेटर कहते हैं और हमारे लेबोरेटरीज में भी वही इस्तेमाल होते हैं। और जो आपने कहा था कि कोने नहीं होने चाहिए ताकि
कोई भी चीज वहां फंसे नहीं, कोनों में जाके बैक्टीरिया या फिर फंगस ना जमा हो, वैसा ही सब कुछ हमारी लैब के अंदर भी है भाई जी। तो हमने ये भी देखा कि अगर हम कंपेयर करें इस यज्ञ चिकित्सा का फ्यूमिगेटर के साथ, कि अगर कोई ऐसी फैसिलिटी हो जहां फ्यूमिगेटर लगाया हुआ हो और ऐसी फैसिलिटी हो जहां यज्ञ किया हो, तो किस टाइप के बैक्टीरिया और फंगस हो। और हमने पाया कि जो भी इफेक्ट थे वो एक्चुअली कंपैरेबल थे। तो जो केमिकल्स थे जो बैक्टीरिया को और फंगस को मारते हैं, उससे बेटर या उससे नॉन इंफीरियर एटलीस्ट इस यज्ञ चिकित्सा ने काम किया था। तो ये एक बड़ी बात है और यज्ञ की वैज्ञानिकता के बारे में ये एक बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक उस तरफ इंगित करती है। जो जो हमने पैथोजेंस पे काम किए थे वो पैथोजेंस अच्छे से मरे, बैक्टीरिया भी मरे और फंगस भी मरे। और उसके बाद हमने सोचा कि इसको हम एक अच्छा रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को बताते हैं कि नॉर्मल तरीके से जो हम बैक्टीरिया और फंगस मारते हैं, उसके अलावा हमारे पास एक क्लासिकल तरीका भी है जो हमारे ऋषियों ने कई हजार साल पहले बताया हुआ है। तो जब हमने इस पेपर्स को लिखा और बड़े बड़े जर्नल्स में सबमिशन किए, तो उनके दो बड़े क्वेरी हमारे पास लौट के आए और वो बहुत लॉजिकल भी थे। उन्होंने कहा कि आपने ये बताया कि ये जो सामग्री है, इसका जो धूप है, जो धूपन है, उससे बैक्टीरिया मर गए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा रेट है। और ये एक्चुअली कहा था क्लियरली कि ये वर्थ डिस्कसिंग है, वर्थ डिस्क्राइबिंग है, तो इस पर आप और काम कीजिए। पर उनके दो बड़े क्वेरी जो थे, एक तो ये थे कि आप ये बताएं कि ये जो धूपन है, ये जो धुआं है जो लोग नाक से अंदर ले रहे हैं, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे? क्या वो लंग्स की या नाक की सेल्स को हार्मफुल होगा? और अगर लगातार लेंगे तो क्या कहीं वो सेल्स मर तो नहीं जाएंगी? और दूसरा क्वेरी उनका ये था कि हमने अपने लेबोरेटरी स्केल पे दिखाया कि बहुत सारे बैक्टीरिया उन प्लेट्स में मर रहे हैं जहां इनकी कॉलोनी बन रही है, पर क्या हम इसको उस लेबोरेटरी से बाहर निकाल के एक लिविंग सिस्टम में एक ऐसी जगह लेके जा सकते हैं जहां इसकी यूटिलाइजेशन होती हो? तो ये दो बड़े क्वेश्चन उन्होंने हमारे पास छोड़े और फिर हम लोगों ने उन पर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया वो सेफ्टी के बारे में था कि क्या इन धुओं से, इन धूपन क्रिया से जो नैनो जैसे पार्टिकल निकल रहे हैं, क्या उनसे लंग्स की नॉर्मल सेल्स हैं, क्या उन पे कोई इफेक्ट आ रहा है? तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किए। हमने लंग्स की सेल्स ग्रो किए, ह्यूमन लंग सेल्स पे काम किया और उन सेल्स के ऊपर जब हमने यही धूपन के पार्टिकल छोड़े और 24 घंटे तक कांटेक्ट में रखे, वेरी हाई कंसंट्रेशन तक। भाई जी, जो हमारा नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल तरीका है वो लगभग हम 1 मिलीग्राम की बात करते हैं, इसमें हम 50 मिलीग्राम तक गए। 50 मिलीग्राम की कंसंट्रेशन को यूज करके हमने देखा कि कहीं कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। और हमारी टीम ने पाया कि 5 बार किए गए रिपीट एक्सपेरिमेंट में किसी बार में भी किसी भी एक सेल्स में कैसी भी टॉक्सिसिटी नहीं पाई गई। तो ये सब बहुत ही सेफ थे और कैसा भी फाइंडिंग नहीं था। तो हमने ये दिखाया कि ये अपना काम करते हैं जिस काम के लिए इनको बनाया गया है, कि ये बैक्टीरिया और फंगस को मारते हैं। एट द सेम टाइम जो हमारी अच्छी कोशिकाएं हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, इनका उन पर कैसा भी प्रभाव नहीं था। अब जो दूसरी फाइंडिंग थी कि अगर हम लैब से बाहर आकर जो हमारी नॉर्मल लाइफ सिस्टम है उस पर क्या इसका कोई इफेक्ट दिखा सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो हमारी लंग सेल्स का डेटा है वो दिखा रहा है, और जो आपको बार दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग कंसंट्रेशंस की एक्सपोजर हैं विषग्न धूप के, जो हमने लंग सेल्स पे किए थे। और आप देख पा रहे हैं कि 25 मिलीग्राम पर ml कंसंट्रेशन तक कैसी भी टॉक्सिसिटी नहीं थी। और जो अगला एक्सपेरिमेंट है वो ज्यादा क्रिटिकल है। वो एक्सपेरिमेंट था लाइव सिस्टम पे, कि जहां लोग रह रहे हैं क्या वहां पे बैक्टीरिया और फंगस का कुछ कंसंट्रेशन है। तो इसके लिए हमने अपने 3 अलग अलग कक्षों का इस्तेमाल किया, जो पतंजलि योगपीठ फेज 2 में हमारे गेस्ट रूम है। जब बहुत सारे गेस्ट बाहर से आके रहते हैं, उनकी डेली सफाई की जाती है जब भी वो वहां से जाते हैं। तो फिर हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि 3 कमरे ऐसे पकड़े जिनमें लोग अभी रह के गए थे, और वहां हमने अपने 3 नॉर्मल प्लेट खोल के रखे। उनके अंदर में कोई बैक्टीरिया नहीं डाले थे, खाली वो प्लेट्स थे। अगर वहां बैक्टीरिया गिरेंगे जो हवा में होंगे तो वो अपना घर बनाएंगे, और वो आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की जो 2 प्लेटें हैं वो एक्चुअली वो डॉट्स हैं जो बैक्टीरिया वहां उस रूम में उपलब्ध थे और जो वहां हर तरफ घूम रहे थे, जिन कमरों की सफाई नहीं हुई थी। और आपको दिख रहे हैं अच्छे अच्छे व्हाइट कॉलोनीज बनी हुई हैं। और जब उन्हीं कमरों में हमने यज्ञ किया, विषग्न धूप से यज्ञ किया, भाई जी, एक आई थिंक कुल मिला के
35 मिनट का यज्ञ था और 35 मिनट की यज्ञ के बाद उन कमरों में हमने 2 नई प्लेट और रख दी और देखा कि अब वहां पे कितने बैक्टीरिया कॉलोनी बन रहे हैं। जो नीचे वाली प्लेट हैं जो आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रही हैं, उन प्लेट्स में कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुए थे। और ये भाई जी एक बड़ी फाइंडिंग थी, क्योंकि हम ये बता पाए कि जो बात हमने अपनी लेबोरेटरी में देखी थी उसका लाइव सिस्टम का लाइव एग्जाम्पल था। और जो राइट हैंड साइड पे आप ग्राफ देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमने ये काम अगर 6 कमरों में किया और बार बार उसको रिपीट किया तो कितने बैक्टीरिया पाए गए, जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं खड़े खड़े। और जब हमने उनको उन्हीं कमरों में ट्रीटमेंट दिया विषग्न धूप से, तो टोटल कॉलोनी कितनी कम हो गई। तो ये रिपीटेबल डेटा था और ये मल्टीपल टाइम किया गया और उसने क्लियरली बताया कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये लैब के बाहर हमारे नॉर्मल लाइफ सिस्टम में भी एप्लीकेबल हैं। जैसे भाई जी ने कहा कि हम एक जगह करते हैं तो अगले 2 किलोमीटर तक इनका इफेक्ट आता है। हम 2 किलोमीटर तो नहीं गए, हम बहुत से बहुत 10 मीटर तक गए भाई जी, लेकिन हमें इफेक्ट दिखा कि वास्तव में उस कमरे के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे, नॉर्मल फंगस थे, वो सब मर गए। फाइनली जब हमने एक्सपेरिमेंट को कर लिया तो हमने इसको पब्लिकेशन के लिए भेजा। ये एक बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ जिसका नाम है जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन, और यज्ञ चिकित्सा का ये अब तक का सबसे बड़ा पब्लिकेशन है। तो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने प्रकाशित किया है। मैं अब इसके बाद अपनी कंक्लूजन पे आता हूं। जो मैंने आपको आज बताया कि यज्ञ चिकित्सा के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके आधार पे हम बता पाए कि केमिकली इनके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं, ये कंपाउंड किस तरीके से बैक्टीरिया और फंगस को मारते हैं, वो भी तरीका हमने ढूंढ लिया और पता किया है कि वो फंक्शनैलिटी कैसे आती है। एक छोटा सा इशारा आपको भाई जी ने किया था कि बाहर की मेम्ब्रेन फटती है, उसके अलावा 3-4 और भी तरीके हैं जिससे ये छोटे मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया और फंगस को मारते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि जो भी इफेक्ट्स हैं वो सेफ हैं हमारे नॉर्मल सेल्स के लिए, और इसके साथ साथ अगर हम इनको कमरों में करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से यज्ञ ने बैक्टीरिया और फंगस को मारा, वो भी एक लाइफ सिस्टम एग्जाम्पल हमारे पास था। इसके साथ साथ हमने फिर आगे वाले जो काम किए, जैसा आपको पूज्य स्वामी जी ने कई बार भी ये बताया है और पूज्य स्वामी जी आपको और भी बताएंगे कि लगभग 11 अलग अलग तरीके की हमने सामग्रियां बनाई हैं जो अलग अलग बीमारियों के लिए फोकस्ड हैं। आजकल हम उन पे भी काम कर रहे हैं। और जो 2 बड़ी हमारी सामग्रियां हैं, चर्मेष्टि और कफेष्टि, जिनका हमने आजकल एक्सपेरिमेंट किए हैं और देखा कि वो किस तरीके से स्किन सेल्स को अफेक्ट ना करते हुए अलग अलग बैक्टीरिया को मार रहे हैं, और कफेष्टि किस तरीके से लंग सेल्स को इफेक्ट ना करते हुए अलग अलग बैक्टीरिया को मार रहे हैं। तो बहुत जल्दी वो डेटा भी आपके सामने हम दिखाएंगे। पर आज के लिए इतना ही। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। आपको ये काम सामान्य लगता होगा, लेकिन ये काम देश को बदलने वाला है। देखिए, विदेशी आक्रमणकारी आए, अंग्रेज आए, आज WHO ने कानून बनाया है कि सब कोरोना के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, आप सच नहीं बोल सकते। आप फेसबुक के ऊपर यदि आयुर्वेद लिख देंगे, यदि गिलोयद लिख देंगे, तो उस पोस्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ आता है? उस पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ आता है विजिट कोविड सेंटर। सही जानकारी प्राप्त करें। और सही जानकारी क्या है? इस कोरोना के नाम से 2 साल पहले जो कोरोना आया उसकी बातचीत करेंगे। मैं अभी डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने लैब में जो फ्यूमीगेटर आपने जो लगाया है, वो जो भी नाम है, हमें नाम हम, क्योंकि हम तो आपकी तरह साइंटिस्ट नहीं है, तो वो उसकी कीमत कितनी है? फ्यूमिगेटर की भाई जी कीमत तो लगभग समझिए ये 50,000 से शुरू होकर 3-4 लाख तक जाते हैं। और इसमें बस ये है कि जो रिकरिंग कॉस्ट है कंज्यूमेबल का, आप बाकायदा केमिकल फिल्टर और उसका फिल्टर्स का, और जो आप केमिकल डालते हो वो, और बिजली वगैरह, तो खर्चा ये मान कर चलिए कि जो उसके केमिकल्स हैं वो लगभग पर मंथ 4-5 हज़ार रुपए के जाते हैं। और उसके अलावा मैन पावर तो है ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक कमरे के लिए काम आता है फ्यूमिगेटर? एक कक्ष में, मतलब 10 बाई 10 फीट का, लगभग 10 बाई 10, 10 बाई 12, 10 बाई 15। अगर वो कमरे आपस में कनेक्टेड हैं तो 2 कमरे में इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप एक कक्ष में फ्यूमिगेटर एक ही रखते हैं। तो एक कमरे के लिए आपको एयर प्यूरिफायर लेना हो तो आजकल एयर प्यूरिफायर देखिए पूरी तरह से जीवाणु नाश नहीं करता, केवल डस्ट पार्टिकल लेता है। ये जो डॉक्टर साहब वाला है, ये जीवाणु और विषाणुओं को भी अरेस्ट करता है, उनको किल करने का काम करता है। एक तो फिल्टर से अरेस्ट करता है, दूसरा केमिकली
केमिकली उनको किल करता है ताकि हवा क्लीन हो जाए। अब केमिकली जो क्लीन करता है उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हवा के अणुओं पर आते होंगे, ऐसी रिसर्च हो सकता है, आज तो नहीं हो, लेकिन उसमें लगातार सांस लेंगे तो कुछ ना कुछ हमारी कोशिकाओं को नुकसान होगा, क्योंकि वो हवा है वो केमिकल को स्पर्श करके जा रही है। नहीं, उसमें भाई जी उस डेटा ऑलरेडी है कि जब आप इनको फ्यूमिगेटर को रन कर रहे हैं, उनको रन करने के 6 घंटे बाद तक आप उस कक्ष में प्रवेश नहीं करते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है डॉक्टर साहब ने जो कहा। देखिए मैं टेक्निकल साइंटिस्ट नहीं हूं, डॉक्टर साहब ने कहा कि फ्यूमिगेटर लगा दिया, फ्यूमिगेटर लगाने के बाद आईसीयू को या जिस कक्ष को हमने एक बार क्लीन कर लिया तो 6 घंटे तक उसका नुकसान खत्म नहीं होता। 6 घंटे बाद ही हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, और उस फ्यूमिगेटर के लिए 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 5,000 रुपए महीने का खर्च आएगा, और वो केवल एक कमरे में काम आएगा, और उस कमरे को आपको एसी लगाना पड़ेगा। उस कमरे की खिड़की नहीं खोल सकते आप, क्योंकि आपने खिड़की खोल दी तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। हमारे ऋषि मुनियों का साइंस देखिए, उन्होंने कहा कि आप थोड़ी सी सामग्री लें, घर के अंदर गाय है, गाय का कंडा लें, उसका एक लकड़ी का कोई टुकड़ा लें, जो भी आपके पेड़ के आसपास लकड़ी मिल जाए, और उसका आप यज्ञ कर लीजिए। आपने ऐसा फ्यूमिगेटर बना दिया जो आपके एक कमरे को नहीं, आपके पूरे घर को फ्यूमिगेट करने का काम करता है। और औषधियां भी क्यों डाली, जैसे गिलोय से लेकर, जौ से लेकर, तिल से लेकर जो चीजें डाली और जो घी डाला, वो केवल आपको फ्यूमिगेट नहीं करता, फ्यूमिगेटर के अंदर तो केमिकल होता है जो नुकसान करता है। इन औषधियों का जो नैनो स्वरूप है, वो नैनो स्वरूप तो आपके फेफड़ों में जाकर उसको ताकत देने का, नैनो मेडिसिन देने का काम करता है। डॉक्टर साहब एक बात हम सुनते हैं, जैसे आपने बताया कि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जी आप ये जो हवन कर रहे हैं इससे तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल निकलते हैं, ये जो कार्बन पार्टिकल हैं या जो जलने से अलग अलग प्रकार की गैसें निकलती हैं, इससे तो दमा अस्थमा हो सकता है। कुछ लोगों ने पहले दुष्प्रचार भी किया कि कुछ लोग हवन करते हैं तो उनको दमा हो गया, रोज हवन करने से उनको अस्थमा हो गया। तो इसके बारे में हमारी रिसर्च क्या कहती है डॉक्टर साहब? भाई जी हमने इस पे भी काम किया और ये देखने का कोशिश किया कि जो पार्टिकल साइज है वो कितने बड़े बड़े हैं। तो अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं, जैसे हमने पाया विषंग धूप के एक्सपेरिमेंट में कि वो 400 नैनोमीटर के आसपास थे, तो वो ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। पर अगर बर्निंग पूरी नहीं होएगी, जैसे जैसे ये तो अच्छे से बर्न हो रहा है, कोई अगर ढंग से बर्न नहीं कर रहे होंगे, जो हमारा यज्ञ करने का एसओपी है, जो तरीका है, उसको हम फॉलो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत की बात होएगी। एक चीज़ मैं जिसमें मिस कर गया और वो अभी मुझे कहनी चाहिए कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट किए थे, तो जब ये धुएं निकल रहे हैं तो ये धुएं भी गर्म है, इनका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो एक क्वेरी जो हमारी टीम के एक साइंटिस्ट की थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बैक्टीरिया और फंगस मर रहे हैं वो गर्मी की वजह से तो नहीं मर रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई चीज़ सर्वाइव नहीं करती होगी। तो कहीं अगर हम गर्म धुआं को या गर्म हवा को ही भेजेंगे तो हो सकता है सब बैक्टीरिया मर जाएं। तो फिर डॉक्टर साहब हमने ये एक्सपेरिमेंट किए कि हमने धूम्र को उठाया, इनको ठंडा किया, रूम टेम्परेचर से भी नीचे लाए, 20 डिग्री सेल्सियस पर इनको ठंडा किया, और उसके बाद हमने उसको दिया और देखा कि जो इफेक्ट हैं बैक्टीरिया के ऊपर वो कितने हैं। भाई जी कोई भी चेंज नहीं था, ठंडी धूम्र भी वही काम कर रही थी जो गर्म धूम कर रही थी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये जो हवन हम करते हैं ये नैनो मेडिसिन का कैसे काम करता है? और जैसे हमने एक तो ये किया जीवाणुओं और विषाणुओं को मारने का काम, वो एक काम हो गया। जैसे इसके अंदर हमने मान लीजिए गिलोय डाल दी, तो वो गिलोय किस प्रकार से काम करेगी? जो औषधियां जो हमने चर्मेष्टि, दिव्यष्टि, कर्केष्टि वो जो बनाई हैं, जो अलग अलग प्रकार की जो रोगों में काम करती हैं, जैसे वातेष्टि, तो ये वात पित्त कफ से लेकर जितनी भी बीमारियां हैं, जोड़ों का दर्द है, उसमें किस प्रकार से काम करती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। तो भाई जी ऐसा है कि जब हम औषधियों को इसमें डालते हैं तो औषधियां अपना रूप चेंज कर लेती हैं। जैसे कि पानी को हम जमाते हैं तो बर्फ बन जाता है, और जब गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है। तो जो गिलोय के कंपोनेंट्स हैं वो गैसियस फॉर्म में आके कुछ नए कंपोनेंट के तौर में दिखाई देते हैं, और वो जो ट्रांस कन्वर्जन है, जो फॉर्म का बदलना है, वो कुछ ऐसे औषधीय कंपाउंड के तौर में कन्वर्ट होता है जो मेडिसिनल बेनिफिट दिखाता है। तो अभी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चर्मेष्टि के ऊपर, जो स्किन पैथोजन पे काम कर रहा है, वो डेटा एक्चुअली विषंग धूप से भी ज़्यादा अच्छा है। और तो और अगर मैं यहाँ कह पाऊँ कि जो भी हम काम कर रहे हैं कफेष्टि के ऊपर, हमारी टीम ने देखा कि कफेष्टि के धूम्र से क्या कोविड वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो पहला डेटा है वो ये बताता है हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं।
गोबर, लकड़ी और तीसरी चीज इसमें घी, ये 3 चीज हम बर्न करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर सामग्री डालते हैं। तो हमने एक ब्लैंक एक्सपेरिमेंट किया जहां हमने गोबर, लकड़ी और घी का इस्तेमाल किया, या गोबर और घी का इस्तेमाल किया, लकड़ी या घी का इस्तेमाल किया, उसकी धूम उठाई और देखा उससे अकेले से कुछ इफेक्ट आ रहा है। उससे इफेक्ट बिल्कुल मिनिमल था। जब उन्हीं के ऊपर आपने जब विषाक्त धूप दिया तब इफेक्ट आने शुरू हुए। तो जो इफेक्ट हैं, जो मेडिसिनल बेनिफिट हैं, वो एक्चुअली धूम्र से आ रहे हैं, वो भी स्पेसिफिक धूम जो आपने इसमें इस्तेमाल की हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे गोबर और लकड़ी में क्या प्रयोग करें, लकड़ी प्रयोग करें तो कौन सी करें, क्या इसके बारे में अभी हम इतना डीपली जा पाए हैं? ये आई थिंक आपने एक अच्छा सुझाव दिया है, अगला रिसर्च हम इसी पे करते हैं। बहुत पर गोबर पे किया हुआ है, जो हमारी गौ में समिधा है उसका इस्तेमाल किया है। हमारे सब एक्सपेरिमेंट में गौ में समिधा का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड है और वो उसका साइज और लेंथ के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। उसका इस्तेमाल करके हमने पाया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत अच्छे काम किए थे। जी, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया ना कि जैसे मैंने पूछा कि हम ये जो औषधियां डालते हैं, जैसे गिलोय हमने खाई और गिलोय आपने इसमें डाली, तुलसी आपने इसमें डाली, जटामासी से लेकर 50 प्रकार की जड़ी बूटियां जो इसमें डालते हैं वो धुएं के रूप में हो जाते हैं। अच्छा, आपने देखा अभी जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ता है, हम देखते हैं कि 400 हो गया, टीवी के ऊपर भी एक जैसे तापमान आता है वैसे ही मौसम की भविष्यवाणी में अब एयर पोल्यूशन भी आने लग गया। तो ये जो एयर पोल्यूशन है ये कैसे हो रहा है? गाड़ियों के कारण हो रहा है। गाड़ी क्या होता है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल जाता है, साथ में कार्बोरेटर से हवा जाती है, एकदम ब्रस्ट होती हैं गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है, इंजन का पहिया घूमता है और ये गाड़ियां चलती हैं। तो इससे ये जो हो रहा है, अगर उसके धुएं के निकलने से, पेट्रोल और कार्बन से पूरे शहर की वायु खराब हो सकती है, तो अगर पूरा शहर हवन करने लग जाए तो पूरे शहर की वायु अच्छी भी हो सकती है। तो ये हमारे ऋषियों का ज्ञान है। देखिए कितना बड़ा विज्ञान है। हवन को केवल ये नहीं कहा ऋषियों ने कि इससे केवल आपको स्वास्थ्य मिलेगा या वायु ठीक होगी, इससे ये कहा कि पुण्य का अगर कोई सबसे बड़ा काम है कल्याण का तो वो हवन है। ये हजारों प्रकार के जो जीव जंतु हैं ये कुछ और नहीं खा सकते, हम जो कुछ हवन में देते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में उसको ग्रहण कर लेते हैं। और जो स्मोकिंग करते हैं, अभी तो ये कानून बना हुआ है ना, कोई मेट्रो में जाए तो सिगरेट नहीं पी सकता, क्योंकि वो कहते हैं जी सिगरेट आप पियोगे आपका तो नुकसान होगा, आपके छोड़े हुए धुएं से दूसरे का भी नुकसान होगा। ये जो सिगरेट का धुआं है जैसे ही फेफड़ों में जाता है तो 8 सेकंड के अंदर उसका निकोटीन ब्रेन के न्यूरॉन को उत्तेजित कर देता है। 8 सेकंड के अंदर अगर सिगरेट के धुएं का निकोटीन 8 सेकंड के अंदर आपके पूरे शरीर के 6 लीटर खून में मिल सकता है, तो ये यज्ञ के अंदर आपने गिलोय डाली तो वो कितने सेकंड में मिलती होंगी और कितना असर करती होंगी, आप अंदाजा लगा के देख लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा काम किया है और डॉक्टर साहब का जितना अभिनंदन किया जाए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में ये जो बड़ा काम हुआ है ये पूरे देश और दुनिया को ऐसा करेगा कि वो सब योग आयुर्वेद के साथ साथ भारतीय संस्कृति की शरण में आएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया यज्ञ करेगी, चाहे वो हमारी बातों से बाकियों से सहमत हो ना हो, लेकिन अगर उसको स्वस्थ होना है तो उसको यज्ञ करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन।